हाय व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड और मैं हूं शकील अहमद जरवार। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। स्पीड ऑफ साउंड, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड है क्या, कैसे कैलकुलेट की जाती है और जो है इस किस फैक्टर्स के ऊपर जो है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह डिफाइन करेंगे, साउंड वेव्स आर कंप्रेसिबल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स जो हैं वो कंप्रेसिबल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं दैट ट्रैवल थ्रू एनी कंप्रेसिबल मीडियम, जो कि ट्रैवल करती हैं किसी भी कंप्रेसिबल मीडियम के थ्रू। कंप्रेसिबल मीडियम हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी जो है वो मीडियम हो सकता है जिसमें से साउंड वेव जो है वो क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। तो साउंड वेव कंप्रेसिबल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, वो किसी भी कंप्रेसिबल मीडियम, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किसी में से भी जो है वो साउंड वेव ट्रैवल कर सकती हैं। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर, एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है और दूसरा जो है वो इनर्शियल प्रॉपर्टी या डेंसिटी या मीडियम, यहाँ जिसे मीडियम की डेंसिटी कहते हैं। इलास्टिक प्रॉपर्टी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जिसमें सब्सटेंस को कंप्रेस या स्ट्रेच करने के बाद जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन अटेन कर ले, तो वो प्रॉपर्टी जो है सब्सटेंस की इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। इनर्शियल प्रॉपर्टी और डेंसिटी या मीडियम, तो ये आपको पता है कि डेंसिटी या मीडियम क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। आगे चलते हैं हम। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन रो। ई इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड रो इज द डेंसिटी। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले जो है वो जिसने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया था वो न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया था। न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलते हैं हम न्यूटन के फार्मूले की तरफ। इलास्टिक प्रॉपर्टी आर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन केसेस ऑफ गैसेस आर एयर इज बल्क मॉडुलस। तो न्यूटन के मुताबिक जो है गैसेस में या एयर में जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी वो बराबर होती है बल्क मॉडुलस के। तो हम E बराबर लिखते हैं B के, E बराबर लिखते हैं हम B के, और B जो है वो बल्क मॉडुलस है। बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस जो है वो चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम के इज इक्वल टू डेल्टा P माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V ओवर V। कैसे डिफाइन करेंगे बल्क मॉडुलस को, बल्क मॉडुलस को हम डिफाइन इस तरह करेंगे, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर टू द फ्रिक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो बल्क मॉडुलस इस तरह है कि प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वहां पे जो है अब ओरिजिनल वॉल्यूम के मुताबिक जो वॉल्यूम क्या होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास बॉयज लॉ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ साउंड किसके बराबर हो जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी जो था E जो था वो इक्वल हो गया था B के। तो वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किसके बराबर होगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट b अपॉन रो के। b इज द बल्क मॉडुलस एंड रो इज द डेंसिटी। अब चलते हैं न्यूटन अजम्पशन। न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से जो है वो क्या अज्यूम किया था, न्यूटन अज्यूम दैट व्हेन साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द एयर हीट एंड कोल्ड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन रेस्पेक्टिवली। अब न्यूटन ने ये अज्यूम किया कि जब साउंड वेव्स जो है किसी मीडियम के थ्रू, फॉर एग्जांपल मीडियम हम एयर लेते हैं, तो एयर के थ्रू अगर जो है साउंड वेव ट्रैवल करेगा, तो साउंड वेव ट्रैवल जब करेगा तो हमें पता है कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती है मीडियम में। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और मीडियम हमारे पास एयर है। जब एयर में से साउंड वेव ट्रैवल करेंगी तो ड्यूरिंग कंप्रेशन हीट प्रोड्यूस होगी, और जब रेयरफेक्शन आएगा तो वहां पे वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब कोल्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एक लम्हे में कंप्रेशन में हम कहते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट बढ़ रही है। जब रेयरफेक्शन आ रहा है तो वही हीट दोबारा क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, कोल्डनेस प्रोड्यूस हो रही है। तो हीट का प्रोड्यूस होना फिर एब्जॉर्ब होना, इससे मुराद ये है कि टेम्परेचर उस मीडियम का क्या रहेगा जहां से साउंड वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है, वो टेम्परेचर उसका रिमेन सेम रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा।
क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, दोबारा वो हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है रेयरफेक्शन में, तो वहां पे जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, सेम रहेगा। सो द प्रोसेस इज आइसोथर्मल अंडर विच बॉयल्स लॉ होल्ड्स गुड। तो न्यूटन के मुताबिक जो प्रोसेस होगा, जिस मीडियम में से जो है वो साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, वहीं पर प्रोसेस जो होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता। तो हमारे पास हम कंसीडर कर देखें कि हमारे पास जो है ये एक मीडियम है, एयर कॉलम है। ओके, इस एयर कॉलम में जो है ये एयर के जो है वो पार्टिकल्स हैं। अब साउंड वेव जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। जब साउंड वेव इस मीडियम में से ट्रैवल करेंगी तो जहाँ पर ये पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पे जो है वो कंप्रेशन होगा, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, जैसे कि यहाँ पर। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि डिस्टेंस कम है पार्टिकल्स के दरमियान में, तो ये रेयरफेक्शन है। तो रेयरफेक्शन में यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी कंप्रेशन में, वो हीट यहाँ पे रेयरफेक्शन में क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे हीट का प्रोड्यूस होगी, वो हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो कोल्डनेस आ जाएगी, तो टेम्परेचर दोबारा रिमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीडियम में सेम हो जाएगा। तो न्यूटन के मुताबिक जो है जो प्रोसेस होगा जिसमें टेम्परेचर रिमेन सेम रहता है, उस प्रोसेस को आइसोथर्मल कहते हैं। और साउंड वेव जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के मुताबिक ट्रैवल करती है मीडियम में से। अब जो है अंडर आइसोथर्मल चेंज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब न्यूटन ने कहा कि आइसोथर्मल चेंजेस के मुताबिक जो है वो बल्क मॉडुलस जो है वो बराबर हो जाता है प्रेशर के। तो हमारे पास जो है वो न्यूटन का फार्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने अंडर रूट B अपॉन जब रो हमने लिखा था, तो B बल्क मॉडुलस हो गया आइसोथर्मल के मुताबिक। तो B की जगह पर हमने P को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या होगी, V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो। अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमने एक जो है वो कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है। अब इस कॉलम में जो है एक हमारे पास मरकरी का पूल है, ठीक है। अब मरकरी का पूल में हमने जब इस जो है वो एक कॉलम को जब हमने रखा, तो एयर के एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इस कॉलम के अंदर जो है वो मरकरी जो है वो फिल होना शुरू हो गई। किस वजह से, इस एक्सटर्नल एयर की प्रेशर की वजह से मरकरी जो है इसमें फिल होती गई। और मरकरी की जो है वो हाइट जो है वो 100 से 200, 300, 400, 6, 7 एंड अप टू 760 तक जो है मिलीमीटर तक जो है ये मरकरी की हाइट बढ़ गई। लेकिन इसके बाद ये मरकरी जो है कि हाइट जो मरकरी का बढ़ना जो है रुक गया। क्यों रुक गया, वो इस वजह से रुक गया क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर और इस मरकरी के ऊपर जो प्रेशर जो है वो कॉलम के अंदर जो एक्सर्ट हो रहा है वो इक्वल हो गया है। इस वजह से जब एक्सटर्नल प्रेशर और यहाँ का इंटरनल प्रेशर वो दोनों इक्वल होने के बाद जो है ये मरकरी ज़्यादा इसकी हाइट नहीं बढ़ी। तो जो मरकरी की हाइट एक कॉलम में वो है 760 सेंटीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर में है ये, तो ये 760 सेंटीमीटर में 76 हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर होगा। ओके, मरकरी की जो डेंसिटी है वो हमारे पास 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जी की वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और मीडियम की जो डेंसिटी है हमारे पास वो 0.00129 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो जब हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कि जो प्रेशर बराबर होगा HGD के, H जो है हाइट ऑफ मरकरी वो है 76 और G वैल्यू जो है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और D जो है वो डेंसिटी है वो 13.6 जो है हमारे पास यहाँ पे जो हमने मेंशन किए। तो यहाँ पे जो प्रेशर हुआ वो प्रेशर जो है P इज इक्वल टू 10129 पर सेंटीमीटर, ये हमारे पास हमें जो है वो प्रेशर मिला। तो क्यों ना हम जो है स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे P जो है प्रेशर ये है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास जो रो है जो डेंसिटी है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं जो है वो साउंड की जो है स्पीड, V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन रो। P प्रेशर की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर हमने रो डेंसिटी की वैल्यू पुट की। तो हमें जो स्पीड ऑफ साउंड जो हमें मिली वो मिली 27989.17 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
जब हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो हमने इसको 100 से 100 से हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो हमें स्पीड ऑफ साउंड मिली वो मिली 279.17 मीटर पर सेकंड मिली। अब ये जो है स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो कितनी है, 279.17 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा हम इसको कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। हमारा कैलकुलेशन ये है कि जो साउंड की स्पीड है न्यूटन के फार्मूले के मुताबिक वो v इज इक्वल टू √p/ρ है। और प्रोसेस जो है, कीप इन माइंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो न्यूटन ने क्या अज्यूम किया था, वो न्यूटन ने अज्यूम ये किया था कि साउंड वेव जो है जो जिस प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल करती है वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस न्यूटन ने कंसिडर किया था, तो वहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड जो मिली थी वो हमारे पास v इज इक्वल टू √p/ρ, ये हमें न्यूटन का फार्मूला हमें मिला स्पीड ऑफ साउंड के लिए। तो उसके थ्रू जो है जो सब साउंड की रफ्तार कैलकुलेट की गई वो v बराबर 279.17 मीटर पर सेकेंड है। अब हम यहाँ से इसको ये कैलकुलेट करते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन के फार्मूले के मुताबिक मिली है वो 279.17 मीटर है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड है। अब जो न्यूटन के फार्मूले से हमें जो स्पीड ऑफ साउंड मिली वो 16% लेस वैल्यू है देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विच इज अबाउट 332 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब है कि जो न्यूटन के फार्मूले में से जो हमें वैल्यू मिली है वो 16% कम है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। इसका मतलब ये है कि न्यूटन के फार्मूले में कोई ना कोई किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूर कमी है, जिस कॉन्सेप्ट की वजह से जो है वो 16% जो है हमें जो है वो वैल्यू कम मिल रही है। अब उस किस कॉन्सेप्ट कमी है, किस टर्म की कमी है जो कि न्यूटन के फार्मूले में वो टर्म मौजूद नहीं है, किस चीज़ की कमी रह गई थी न्यूटन के फार्मूले में, न्यूटन ने वो चीज़ कंसिडर नहीं किया, क्या कॉन्सेप्ट कंसिडर नहीं किया था। ठीक है, तो ये सारे सवालात हैं कि 16% कम क्यों, किस वजह से आई है, अब इसको किसने करेक्ट किया, कैसे करेक्ट किया, क्या चीज़ इंक्लूड की गई जिसके बाद जो है ये 16% वैल्यू का फ़र्क जो है वो ख़त्म हो गया और एग्जैक्टली जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और यहाँ से थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो बराबर आई। अब ये हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आपसे ये सवालात जो मैंने अभी किए हैं ये सवालात मैं आपसे करता हूँ, जो भी इनके जवाबात हों वो आप जो है कमेंट्स में जो है उनके जवाबात आप जो है मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।